राज्य के कई जिलों में आज भी पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। कई परिणाम घोषित। दूसरे चरण का मतदान कल। पोलिंग पार्टियां रवाना। राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक लौटाया। व्यापारिक संगठनों ने बाजार शुल्क पर जारी आंदोलन की समीक्षा के दिए संकेत। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कान फिल्म महोत्सव में रेड कारपेट की बढ़ाई शोभा। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री ने महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिए जाने पर जताई प्रसन्नता। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड का उम्दा प्रदर्शन। मेजबान मणिपुर को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में आज भी पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतगणना जारी है। कल विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक वोटों की गिनती हुई थी। बाकी बचे पदों की मतगणना के लिए आज सवेरे 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। कल और आज की मतगणना में कई विजेताओं की भी घोषणा हुई, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खुशियों का सिलसिला चल पड़ा। बोकारो में भी वोटों की गिनती का काम फिलहाल प्रगति पर है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना केंद्र पर पर्यवेक्षकों की देखरेख में वोटों की गिनती की जा रही है। इधर रामगढ़ में भी आज दूसरे दिन पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी मतगणना कार्य पर लगातार नजर रख रहे हैं। कई पदों के विजेताओं की भी घोषणा कर दी गई है। मैं मोहम्मद फिरोज अंसारी माइल पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जीता हूं। सुशीला देवी हराकर 387 वोट से जीता हूं। मगनपुर पंचायत के तमाम जनता को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस जीत मेरा नहीं, मगनपुर पंचायत की जनता की जीत है। सोमाय मांझी हंसापड़ा पंचायत 2 से मैं जीता हूं। यहाँ रामगढ़ कॉलेज में मतगणना का कार्य चल रहा है। जो इलेक्शन का उसकी मतगणना हो रही है, जिसमें गोला, दुलमी, चितरपुर 3 ब्लॉक के 4 पदों के लिए मतगणना करी जा रही है। इसके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे डिक्लेयर किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से मतगणना को सुचारू और निष्पक्ष रूप से करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी करी गई है। पूरा कैंपस हमारा सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराई जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल सवेरे 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में रांची के नगरी, इटकी, बेड़ो, लापुंग और कांके प्रखंड में भी मतदान होगा। मतदान को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम से मतदान कर्मी क्लस्टरों और मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में वाहन कोषांग बनाया गया है, जहां से सवेरे से ही सभी पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया जा रहा है। पंचायत समिति के चुनाव के लिए और ये ललगुटवा में हम लोग को बूथ नंबर 90 में पड़ा है।
क्या कर? जी सर, हम लोग वोटिंग कराने जा रहे हैं और मतदान कर्मी हैं और मेरा नाम दीपक खाखा हुआ और मेरा बूथ संख्या 284 है और मुझे जहाँ पढ़ा है वो UPG कोलाकनाडो मिडिल स्कूल है और जोश का माहौल है और खुशी खुशी हम लोग जा रहे हैं, अभी सामान प्राप्त कर रहे हैं। गिरिडीह में भी दूसरे चरण में जामा, तिसरी, देवरी और बेंगाबाद प्रखंड में कल ही वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए इन प्रखंडों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि इस चरण में 3,80,000 मतदाता 1,092 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए 4,800 कर्मचारी लगाए गए हैं, जिन्हें संबंधित बूथों के लिए रवाना किया गया है। द्वितीय चरण का मतदान जो 19 तारीख को होना है, इसमें गांवा, तिसरी, देवरी और बेंगाबाद प्रखंड सम्मिलित है। इसमें 1092 बूथ्स कवर हो रहे हैं और जिसमें 4800 मतदान कर्मी लगेंगे और कुल जो मतदाता हैं इस 4 प्रखंड में वो लगभग 3,80,000 है और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, चाहे वो नॉन नक्सल क्षेत्र हो या नक्सल क्षेत्र हो। और सभी मतदाताओं से हम लोगों की अपील है कि निर्भीक वातावरण में अपने मताधिकार का उपयोग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। दूसरे चरण का मतदान जहां कल होगा, वहीं तीसरे चरण के सिलसिले में 24 मई को वोटिंग होगी और मतगणना 31 मई को कराई जाएगी। चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी संबंधित क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। झारखंड समेत देशभर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,829 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,549 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 15,647 सक्रिय मामले शेष हैं। रेट 98.75% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.57% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.42% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ कोरोना वीरों ने इस घातक महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिले अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ी है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,91,65,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और उसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश के 1,18,000 से अधिक केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं। देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं, जहां 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कैसे काम कर रहा है और लोगों की इस पर क्या राय है, इसके लिए थर्ड पार्टी के जरिए देश के 18 राज्यों में मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन के दौरान 3,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। लोगों ने सेंटर के काम को सराहा और कहा कि न केवल यहाँ पर जांच, इलाज की सुविधा मिल रही है, बल्कि मुफ्त में दवा भी मिलती है। रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आखिरी व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आई हुई एक वृद्ध महिला को पूछा गया कि कैसा आपका अनुभव रहा, तो कहा कि मुझे नियमित यहाँ से मेरे घर के नजदीक मुझे ट्रीटमेंट मिल जाती है और मेडिसिन भी मिल जाती है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी का अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर का जो सपना है, ये पूरा करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
2022 तक देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये सेंटर हेल्थ सेक्टर की सूरत को बदल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि समय समय पर इन सेंटर को थर्ड पार्टी के जरिए मूल्यांकन कराया जाएगा ताकि जो कमियां हों उसको ठीक किया जा सके और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सुनाई थी, लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने कल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पेरारी वलन की मौत की सजा को कम्यूट कर दिया था, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया था। और जैसा कि राज्य सरकार को आप जानते हैं एक पावर होती है रेमिशन की, यानी कि जो व्यक्ति सजा पा चुका है उम्र कैद की, उसको भी एक निश्चित समय सीमा जेल में काटने के बाद उसको रिहा करने के लिए राज्य की कैबिनेट जो है वो निर्णय ले सकती है। तो इसी में तमिलनाडु सरकार ने निर्णय। राज्यपाल रमेश बैस ने विधानसभा द्वारा पारित झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने के कारण राज्य सरकार को आपत्ति के साथ वापस कर दिया है। उन्होंने इस विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में पाई गई विसंगतियों को सुधारकर विधेयक पुनः मुद्रण के पश्चात विधानसभा द्वारा फिर से पारित कराकर उनको भेजने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि यह राज्य सरकार द्वारा पारित चौथा विधेयक है जो राज्यपाल द्वारा विधेयकों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता पाए जाने के कारण राज्य सरकार को लौटाया गया है। इस बीच राज्यपाल द्वारा झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक को वापस करने पर व्यापारिक संगठनों ने बाजार शुल्क को लेकर अपने आंदोलन की समीक्षा करने का संकेत दिया है। जमशेदपुर में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कदमा में ऋण शिविर सह जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जमशेदपुर के कदमा में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक एम कार्तिकेयन ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और देश की आर्थिक उन्नति में महिलाओं के योगदान को अहम बताया। भारत देश में जो महिला का रोल है ना, बहुत ही सिद्धांत है, वो अभी नया नहीं है, वो ट्रेडिशन से ऐसा है। लेकिन अभी क्या करते हैं, ये महिलाओं को प्रोत्साहन करते हैं जो मेजर कंजम्पशन के लिए जाता है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के 5100 से ज्यादा शाखाएं हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही है ताकि वित्तीय समावेशन के जरिए लोगों का सशक्तिकरण हो सके। श्री कार्तिकेयन ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों की भी प्रशंसा की। देश में 5100 से ऊपर शाखाएं हैं। बहुत सारा स्कीम्स बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है हर साल हर महीना। वहीं बैंक ऑफ इंडिया झारखंड के महाप्रबंधक विक्रम केसरी मिश्र ने बताया कि शिविर के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक के ऋण बांटे गए। ये लगभग 15 करोड़ से ऊपर 15 करोड़ से ऊपर किस किस तरह के समूहों को दिया गया ये एसएचजी समूहों को, जैसे कि आपने देखा सभी एसएचजी ग्रुप को ही दिया गया। इस मौके पर अनेक लाभार्थियों ने आत्मनिर्भरता के सफर की कहानियों को साझा करते हुए सरकार, बैंकिंग क्षेत्र और प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग पर आभार जताया। यहाँ आरसीटी में हम लोग ट्रेनिंग दी हूँ, ट्रेनिंग दे के बस अपना रोजगार स्वरोजगार स्टार्ट की हूँ, जो ये फाइल मेकिंग का। तो यहाँ पर हम लोग आरसीटी से बहुत अच्छा हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया और यहाँ से देखे अपना आत्मनिर्भर बने हम लोग। ये सब होता है बैंक ऑफ इंडिया से तरफ से स्कीम्स है। कहाँ बेचता है? इंटरेस्ट रेट कम है, क्या जरूरत है, आपका एफर्ट, मेहनत जरूरत है। काफी सारा इंडस्ट्री। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से देश में वंचित वर्गों का रुझान स्वावलंबन की ओर बढ़ा है, जिससे बड़ा सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव दिख रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज फ्रांस में कान फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रेड कारपेट की शोभा बढ़ाई।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय पवेलियन में भारत को सिनेमा गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री कल कान पहुंचे और वहां कान फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का दौरा किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अगुवाई में जो सितारे मौजूद रहे भारत की तरफ से, शेखर कपूर, प्रसून जोशी, वाणी त्रिपाठी, मामे खान, कमल हासन, इनको आप देख सकते हैं, आर माधवन, इनको आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भारत के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण रहा। और जिस तरह से बताया गया कि ये कान फिल्म समारोह का 75वां वर्ष था, भारत के और फ्रांस के बीच के जो संबंध है, राजनयिक संबंध है, उनका 75 वर्ष था और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष थे। ऐसे में समय बेहद महत्वपूर्ण है और कंट्री ऑफ ऑनर का जो एक खिताब भारत को दिया गया, एक सम्मान दिया गया, वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण रहा कान के इतिहास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसे समय हो रहा है जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। कान फिल्म महोत्सव की भी 75वीं वर्षगांठ है और भारत फ्रांस के कूटनीतिक संबंधों के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। उन्होंने कहा कि समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता भारतीय फिल्म क्षेत्र की विशिष्टता है। श्री मोदी ने फिल्म व्यापार क्षेत्र में सुगमता लाने की भारत की वचनबद्धता दोहराई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कुछ फोटो साझा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश में 10 जनजातीय संग्रहालय बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय भी शामिल है। उन्होंने लोगों से संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में रांची आकर इस संग्रहालय को देखने की अपील की और अपने इतिहास, भूमि और कला संस्कृति की भव्यता का जश्न मनाने का आह्वान किया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में आंधी के साथ हल्के दर्जे की बारिश हुई है। धनबाद के मैथन में सर्वाधिक 33.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह समेत कुछ क्षेत्रों में अभी भी लू के हालात बने हुए हैं। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला आगामी 23 मई तक चल सकता है। आज और कल राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के कई जिलों में आज भी पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतगणना कार्य जारी है। पाकुड़ उपायुक्त ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रथम चरण के सिलसिले में पाकुड़ प्रखंड की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के लिए 25 टेबल लगाया गया है। कोडरमा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के डिस्पैच सेंटर में मतदान कर्मियों की रवानगी में सहूलियत को लेकर सतगावा, टोमचांच और मरकच्चो प्रखंड के पंडाल में अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। टेबल पर ही मतदान कर्मियों को मतपेटी, चुनाव सामग्री और विभिन्न प्रपत्र उपलब्ध कराए गए। कोडरमा के उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा और अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान बागीटान में बनाए डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर मतदान को लेकर किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके अतिरिक्त कर्मियों से मतपेटी और अन्य सामग्री की जानकारी ली गई। हजारीबाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतगणना के पहले दिन चुनाव के अधिकांश नतीजों की घोषणा हो चुकी है। हजारीबाग पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इन घोषित नतीजों के बारे में विभिन्न प्रकार के अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची में सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नामकुम सीओ के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई का आदेश दिया है। सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने और संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के जोखिम को कम करने में टीका अभियान अप्रभावित तथा कारगर सिद्ध हुआ है और यह अभियान जिले में लगातार चल रहा है। आज भी निर्धारित केंद्रों पर शिविर लगाकर पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा की है।
कोडरमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए क्लस्टर में मूलभूत सुविधा बहाल नहीं किए जाने के आरोप में 3 मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त ने छिंदवाड़ा के मध्य विद्यालय बेंदी, मध्य विद्यालय मदन गुंडी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय 12 में बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर यह आदेश दिया है। रांची के रातू रोड देवी मंदिर रोड स्थित एक नर्सिंग होम के पास रहने वाले आभूषण कारोबारी से अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपए के गहने और नगद रुपए लूट लिए। इस दौरान लुटेरों ने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन ने जिले में ब्लॉकचेन प्रणाली और ओटीपी के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था का शुभारंभ किया। खूंटी में कृषि विभाग के प्रयास से किसानों को खरीफ मौसम का बीज समय से पहले उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे समय पर बुआई कर सके। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपना 3 दिवसीय राजस्थान दौरा संपन्न कर कल रांची लौटे। पार्टी नेताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। श्री ठाकुर ने उदयपुर में आयोजित पार्टी के नव संकल्प चिंतन शिविर में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड का उम्दा प्रदर्शन जारी है। झारखंड की टीम ने मेजबान मणिपुर को 1 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। झारखंड की ओर से विनिमा धान ने 38वें और 54वें मिनट में गोल दागा। वहीं निशा मिंज ने 45वें और 47वें मिनट में गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन मनीषा और प्रवीण का शानदार प्रदर्शन जारी है और उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 पदक पक्के कर लिए हैं। इन तीनों खिलाड़ियों की कोशिश टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने की होगी। 52 किलो वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में निकहत का सामना ब्राजील की कैरोलिन डी अल्मीडा से होगा। वहीं 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में मनीषा फाइनल में जगह बनाने के लिए इटली की इरमा टेस्टा के साथ भिड़ेंगी, जबकि 63 किलोग्राम के सेमीफाइनल में परवीन का सामना आयरलैंड की एसी ब्रॉडहस के साथ होगा। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में मेजबान जर्मनी को 16-2 से हराया, जिससे भारत की महिला पिस्टल निशानेबाजों ने 5 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले। 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में मेजबान जर्मनी को 16-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दूसरी ओर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम स्पर्धा में भी भारतीय निशानेबाजों ने रजत पदक पर निशाना साधा। इस मुकाबले में भारत के पंकज मखीजा और सिप्स कौर सागरा की जोड़ी को पोलैंड के माइकल चोंगेनवेस्की और धूलिया पित्रुवेस्का की जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत इस प्रतियोगिता में अब तक 11 स्वर्ण, 13 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ पहले पायदान पर है, जबकि इटली की टीम 4 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 रन से हरा दिया। वहीं आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। में अब तक का सफर शानदार रहा है और इस टीम ने प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालिफाई कर लिया है। वहीं इस मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करो या मरो की स्थिति है। केकेआर अगर ये मुकाबला हार जाती है तो प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम देशभक्त कवि मुकुंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 मई 1934 को हुआ था। अपने लेखन के माध्यम से दास ने ग्रामीण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया। मुकुंद दास का जन्म 22 फरवरी 1878 को मुंशीगंज जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार बारिसाल चला गया, जहां वे स्थायी रूप से बस गए। दास अपने पिता से वैष्णव भजन सुनते हुए बड़े हुए और स्वयं भी भजन लिखने और गाने लगे। वे बंगाली शिक्षाविद और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। दास ने साधु रासनंद ठाकुर से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। अश्विनी कुमार दास ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में बारिसाल टाउन हॉल में प्रेरक भाषण दिया।
दत्त चाहते थे कि नेताओं के संदेश नाटकों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाए जाएं। मुकुंद दास अश्विनी कुमार दास के भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महान देशभक्त की इच्छा पूरी करने का इरादा किया। 3 महीने में ही उन्होंने मातृ पूजा नाटक की रचना कर ली। इस नाटक का मुख्य विषय देशभक्ति और स्वाधीनता आंदोलन था। दास ने बंगाल के गांवों में नाटकों के मंचन के लिए स्वदेशी थिएटर ग्रुप बनाया। 1906 में मुकुंद दास ने बारिसाल के विभिन्न स्थानों में अपने नाटकों का मंचन किया और उसके बाद नोआखाली और त्रिपुरा में नाटकों का मंचन किया। 2 वर्ष तक सफलता पूर्वक संचालन के दौरान मातृ पूजा ने बंगाल के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। प्रेस ने इस नाटक का और अधिक प्रचार प्रसार किया। वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू ने इस नाटक को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी बंगाल और असम की नवगठित सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए नाटक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1908 में पुलिस ने दास को उस समय रोक लिया जब वे बागेरहाट में नाटक का मंचन करने का प्रयास कर रहे थे। मुकुंद दास को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मुकुंद दास भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो मुकुंद दास कोलकाता में बस गए। सरकार ने मातृ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए दास ने प्रतिबंध से बचने के लिए सामाजिक नाटक लिखने शुरू किए। 1932 में सरकार ने उनके सभी नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद दास केवल गायन तक सीमित रह गए। वे अपनी नाटक मंडली के साथ केवल संगीत शो करने लगे। मुकुंद दास का निधन 18 मई 1934 को हुआ। उनके लेखन का अपार संग्रह दशकों तक भारत के लोगों को प्रेरित करता रहा। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। आज हम शहीद गोरमीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कई जिलों में आज भी पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। कई परिणाम घोषित। दूसरे चरण का मतदान कल। पोलिंग पार्टियां रवाना। राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक लौटाया। व्यापारिक संगठनों ने बाजार शुल्क पर जारी आंदोलन की समीक्षा के दिए संकेत। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कान फिल्म महोत्सव में रेड कारपेट की बढ़ाई शोभा। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री ने महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिए जाने पर जताई प्रसन्नता। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड का उम्दा प्रदर्शन। मेजबान मणिपुर को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।